क्यों अचानक भारत के चंद्रयान 3 पर आन पड़ी है बड़ी मुसीबत। धरती का 5वां ऑर्बिट चेंज करने के बाद आई बड़ी खबर। अचानक नासा, फ्रांस और यूरोप की ट्रैकिंग एजेंसियां क्यों हुई एक्टिवेट। चंद्रयान 3 के साथ 1,27,000 किलोमीटर पर आखिर हुआ क्या है। दोस्तों, 40,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दहाड़ रहे चंद्रयान 3 को लेकर के अंतरिक्ष से बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि अचानक से नासा ने अपने नेटवर्क का घेरा डाल दिया है। तो वहीं यूरोपीय देश इटली के बाद पोलैंड की टेलीस्कोप भी ट्रैकिंग के डेटा दे चुकी है, जो चौंकाने वाले आ चुके हैं। वहीं दोस्तों, फ्रांस की स्पेस एजेंसी भी नजर गड़ा करके अब चांद पर टिक चुकी है, क्योंकि अब असली संकट आ चुका है। चांद के रास्ते में चंद्रयान 3 के लिए बड़ी मुसीबत सामने आ गई है, क्योंकि दोस्तों एक तो 3,84,000 किलोमीटर का सफर है और उसमें अब कुछ ऐसा पता चला है कि इसरो के वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। क्योंकि दोस्तों ये जितना आसान लग रहा था उतना आसान नहीं है और चंद्रयान 3 के सामने एकदम से कई दिक्कतें आकर के खड़ी हो चुकी हैं। और दोस्तों ये बात इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसरो के सामने कौन सी दिक्कतें अचानक आकर के खड़ी हो गई हैं, क्यों हमारा चंद्रयान 3 इसमें अब फंस चुका है और इससे निकलने के लिए टीम इसरो क्या कुछ कर रही है, भारत ने वो कौन सी तकनीक लगाई है जिससे अब हमारा चंद्रयान इससे निपट सकता है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 पर पल पल संकट मंडरा रहा है। चांद के पास ये संकट और ज्यादा बढ़ जाने वाला है। उससे पहले इसके सामने डीप स्पेस की दिक्कतें आ रही हैं, जिनको लेकर के अब बड़ी खबर सामने आई है। दोस्तों, इस वक्त हमारा चंद्रयान 3 चांद की 3,84,000 किलोमीटर की जर्नी पर है। लेकिन दोस्तों, चंद्रयान 3 धरती के बाद अब चांद की ओर गोल गोल चक्कर लगाते हुए कुल 30 लाख किलोमीटर से ज्यादा की डिस्टेंस कवर करने वाला है। ये अब चांद के 5 ऑर्बिट में घूमने वाला है। हर ऑर्बिट में इसरो चंद्रयान के इंजन को फायर करके अलग अलग स्पीड दे रहा है, लेकिन अगर कोई फॉल्ट आया तो ये सब कुछ बर्बाद हो सकता है। और इसके बाद में दोस्तों, अब 1 अगस्त की रात को सबसे खतरनाक टाइम आने वाला है। ये है मून की ऑर्बिट में एंट्री मारने वाला। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इसी दौरान अपना चंद्रयान 3 किसी भी तरह से गलत ऑर्बिट में चला गया तो उसे दोस्तों सही करने में काफी समय, क्षमता और ताकत लग जाएगी। और ऐसा करते वक्त अगर मिशन का टाइम टेबल खराब हो गया, लागत खराब हो गई, ईंधन खत्म हो गया तो मिशन जल्द ही बर्बाद हो सकता है। और अगर ये पकड़ में नहीं आया तो अंतरिक्ष में लापता भी हो सकता है। दोस्तों, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो वहीं दोस्तों, इसी दौरान धरती की ग्रेविटी से बचने के लिए भी इसे कम से कम 40,233 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड मेंटेन करनी होगी, जो अगर कम या फिर ज्यादा हुई तो भी इसके अंदर दिक्कतें आ सकती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, चांद वाले हाईवे पर चंद्रयान 3 की किसी भी इनएक्टिव सैटेलाइट, उल्कापिंड या फिर अंतरिक्ष के पत्थरों से टक्कर हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में पृथ्वी के चारों तरफ सैटेलाइट्स की बाढ़ आ चुकी है। उनमें भी सबसे बड़ा खतरा उन सैटेलाइट से है जो निष्क्रिय पड़े हैं, इनएक्टिवेटेड हैं और बहुत तेजी के साथ में चारों तरफ अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। इनसे बच पाना बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो इसी दौरान दोस्तों, चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष में बहुत कम तापमान यानी कि -100 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों दिन के दौरान बहुत ज्यादा यानी कि 100 डिग्री प्लस में टेम्परेचर से दो चार होना पड़ रहा है। ऊपर से अंतरिक्ष में तैरते सब एटॉमिक पार्टिकल्स बड़ी दिक्कतें पैदा कर रही हैं, जिनको दोस्तों रेडिएशन कहा जाता है और ये किसी भी उपकरण को बर्बाद कर सकते हैं। तो वहीं अंतरिक्ष की धूल यानी कि स्पेस डस्ट, जिसे कॉस्मिक डस्ट भी कहते हैं, ये चंद्रयान के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। अगर दोस्तों ये टकरा गई तो फिर यान का बच पाना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत सारे सेंसर्स को खराब कर सकती है। तो दोस्तों, इसी दौरान हमारे वैज्ञानिकों और चंद्रयान को खुद को सूरज के ऊपर लगातार नजर बनाए हुए रखनी पड़ रही है, क्योंकि वहां से उठ रहे सोलर तूफान इसके उपकरणों को बर्बाद कर सकते हैं। और इसी दौरान दोस्तों, चांद पर बड़ी खबर यह है कि चांद की सतह पर लगातार मेटेरॉइड्स का भयंकर शॉवर हो रहा है। मतलब यहां छोटे से लेकर के बड़े उल्कापिंडों की भयंकर बरसात हो रही है। दोस्तों, ये धरती पर भी टकराते हैं, लेकिन हमारे यहां पर एटमॉस्फेयर से टकरा करके ये जल जाते हैं। लेकिन मून पर ऐसा कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां कोई फ्रिक्शंस नहीं है। ऊपर से इसकी ग्रेविटी भी बहुत कम है। यानी दोस्तों अगर वहां पर पत्थरों की यानी उल्कापिंडों की बरसात होती है तो वहां पर प्रोटेक्टिंग शील्ड यानी कि एटमॉस्फेयर नहीं है, लिहाजा वहां छोटे से लेकर के बड़े उल्कापिंड बहुत तेज रफ्तार से गिरते हैं।
जिनको लेकर के दोस्तों एक डेटा के मुताबिक वहां 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लेकर के 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये टकराते हैं। और दोस्तों इतनी रफ्तार से अगर कोई सुई भी टकराती है तो वो तबाही मचा देती है। लिहाजा अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर बड़ा पिंड टकराता है तो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों वहां एक 5 किलो का पिंड अगर टकराता है तो ये 9 मीटर गहरा क्रेटर कर सकता है। और इसके साथ ही इससे भयंकर धूल भी पैदा होती है जो 30 किलोमीटर की हाइट तक और इतने ही लंबे भूभाग तक फैल सकती है। क्योंकि दोस्तों लूनर सरफेस पर ग्रेविटी बहुत कम होती है, लिहाजा ये लूनर डस्ट के पार्टिकल्स कई किलोमीटर तक पसर जाते हैं और ये अगर चंद्रयान 3 पर चिपक गए तो इनके सेंसर्स और इक्विपमेंट्स खराब हो सकते हैं। अगर ये लूनर डस्ट विक्रम और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल्स पर जम गई तो फिर इनका बैटरी बैकअप भी खराब हो सकता है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी से एनर्जी लेने वाले हैं और इसी से ही पूरा का पूरा काम करने वाले हैं। लिहाजा अगर ये रुक गया तो फिर कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो सकता है, मतलब सीधे सीधे ये मिशन फेल्योर की ओर जा सकता है। तो वहीं दोस्तों लैंडिंग का टाइम भी सांसें रोकने वाला हो सकता है। इसरो के चीफ खुद कह चुके हैं कि 15 मिनट इसरो के लिए आतंक के 15 मिनट होंगे, क्योंकि जब ये चांद की सतह पर उतरेगा तो यही वो टाइम होगा जब लैंडर की स्पीड को 8000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 0 तक लेकर के आना होगा। दोस्तों ऐसी सिचुएशन अगर धरती पर आती है तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर होने की वजह से बहुत सारा हवा का फ्रैक्शन होता है, लेकिन मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है। लिहाजा वहां लैंडर की लैंडिंग पूरी तरह से ऑटोनोमस मोड पर रखनी होगी और ये बहुत टफ टास्क है। वैसे दोस्तों इसरो ने चांद पर इसका पूरा बंदोबस्त कर लिया है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग पूरी तरह से ऑटोनोमस होने वाली है। इसके ऊपर AI बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम्स लगे हैं। साथ ही दोस्तों धरती के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए लैंडर के साथ ही चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर इस वक्त बहुत अच्छे से सिग्नल भेज रहा है। मतलब दोस्तों हर वक्त वो इसको ट्रैक कर रहा है और इसी ने ही दोस्तों पूरे के पूरे चांद को स्कैन कर लिया है। कहां पर किस लेवल पर पत्थर हैं, कहां पर क्या दिक्कतें हैं, वो तमाम तरह की चीजें स्कैन हो चुकी हैं। वहीं इसरो के वैज्ञानिक चारों तरफ से हमारे चंद्रयान पर नजर गड़ाए हुए हैं। किसी भी प्रकार का उल्का पिंड का शोवर इसकी लैंडिंग के टाइम पर नहीं हो, और अगर ऐसा होता भी है तो किस तरह से इसे मैनेज करना है इसकी जुगत पहले से ही इसरो वैज्ञानिकों ने लगा ली है। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 2 के लैंडर की क्रैश लैंडिंग के बाद से ही चंद्रयान 3 की तैयारियों में जुटे हुए थे और दोस्तों पहले ही साल उन्होंने पूरे के पूरे डेटा को एनालिसिस किया, उसके सिमुलेशन के जरिए गड़बड़ियों को ढूंढा गया। तो वहीं दूसरे साल में उन्होंने उपकरणों और टेक्नोलॉजी में तगड़ा सुधार किया और तीसरे साल दोस्तों उन्होंने तगड़े टेस्टिंग के दौर से गुजरा है। संभावित गलतियों को जानबूझ करके हजारों बार करके इनके परिणाम देखे गए हैं। फिर इसके सॉफ्टवेयर और सेंसर्स के अंदर बहुत तगड़ा सुधार हुआ है। तो वहीं दोस्तों इसरो वैज्ञानिकों ने चौथे साल के अंदर प्रमुख केंद्रों के साथ बारीक समन्वय किया है और हर गलती को बार बार दोहरा करके देख लिया कि इससे कैसे बचा जा सकता है। इसरो इस बात को जानता है कि चांद पर लैंडर उतारना है तो इसे फुल्ली ऑटोमेटिक होना जरूरी है। इसका एल्गोरिदम, इसके कंप्यूटर सिस्टम को वेल स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है जो पूरी तरह से ऑटोनोमस मोड पर ही चांद पर लैंडिंग कर पाए। मतलब दोस्तों इसरो के वैज्ञानिकों को उसे कमांड देना भी नहीं पड़े और वो खुद ही डिसाइड करे कि उसे कहां पर लैंड करना है, कौन सी जगह कितनी सेफ है, कितनी खुरदरी है, कोई खाई तो नहीं है। ये तमाम बातें लैंडर खुद डिसाइड करेगा। दोस्तों चंद्रयान 3 फुल ऑटोमेटिक सिस्टम से लैस है और ये फेलियर सेव मैकेनिज्म के साथ में काम कर रहा है। मतलब दोस्तों इसरो ने फेलियर बेस्ड अप्रोच को डिजाइन किया है ताकि लास्ट मोमेंट पे भी जो भी फेलियर्स आए उसे ये खुद ही निपट ले, वो भी 90 मिली सेकेंड्स के अंदर। यानी दोस्तों चंद पलों के अंदर ही ये अपने आप को रेक्टिफाई कर लेगा, अपने स्पीड को मेंटेन कर लेगा। और दोस्तों इसरो में वो सब तकनीक लगाई गई है जो अगर लूनर डस्ट भी आ जाती है तो उसकी डस्ट के दौरान भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएं। और दोस्तों इन्हीं खतरों को देखते हुए दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां भी एक्टिवेट हैं और वो लगातार इसरो को सपोर्ट कर रही हैं और इसमें इसरो की टीम भी लगातार जुटी हुई है। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।